नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत गुप्ता संकल्प क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरण की। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अधिगम। अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, विधियां, सिद्धांत या प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत ही अच्छी थियरी मिलने जा रही है और उन थियरियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आने वाले परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो सके सबसे पहले शेयर करें, लाइक करें और जो भी कमियां हों आप सुझाव दें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं लर्निंग यानी कि अधिगम के सिद्धांत की। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अधिगम। अधिगम किसे कहते हैं, यानी कि अधिगम है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे लर्निंग यानी कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो लर्निंग यानी कि अधिगम का जो सामान्य अर्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं सीखना। क्या कहते हैं? सीखना। लेकिन शाब्दिक या व्यापक अर्थ की बात की जाएगी तो इसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन होना। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया होती है जो व्यवहार में परिवर्तन कर दे। अर्थात हमारा कहने का मतलब ये है कि अधिगम यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा हम कोई भी चीज सीखते हैं तो वो हमारा अधिगम है या सीखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। इसमें अधिगम में हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें पॉइंट की। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, याद रखेंगे। यह मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान का लाभ उठाता है और अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करता चला जाता है। आगे बात करते हैं। अधिगम एक सार्वभौमिक है, अर्थात हर जगह व्याप्त है, हर समय सीखने को मिलता है। अतः व्यक्ति हर समय नया ज्ञान क्या करता है? ग्रहण करता है। नेक्स्ट, अधिगम जो होता है जन्म से आरंभ होता है और जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक चलता है, जिसमें वातावरण के द्वारा वो क्या होता है? प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिगम के आधार पर ही व्यक्ति वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है या समायोजन करता है और समस्याओं का समाधान कर पाता है। अगला बात करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया और परिणाम दोनों होते हैं, अर्थात अधिगम की खुद प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है और उसमें उसकी क्या होती है? मात्रा होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, आइए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अब तक के आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अधिगम की कुछ परिभाषाओं में हम सबसे पहले लेंगे क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अधिगम जो होता है ज्ञान, आदत और कौशलों का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार यह परिभाषा अधिगम की दी गई कि अज्ञान जो होता है या सीखना जो होता है, ज्ञान, आदत, कौशलों का अर्जन करना ही अधिगम है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। अर्थात आप देख सकते हैं नई चीजों के द्वारा नई क्रिया करने पर जो भी चीजें सीखने को मिलती है वो अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर ने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति के द्वारा निरंतर व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। गेट्स एवं अन्य के द्वारा क्या कहा गया है? तो सीखना अधिगम और व्यवहार द्वारा परिवर्तन है, अर्थात सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गिलबर्ट साहब ने क्या कहा है? तो गिलबर्ट ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण अधिगम की परिभाषाएं थी। इनमें आप विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं, इससे 1-2 नंबर आपको यहीं मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव आपको ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आप देख सकते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होंगे। तो आप जानते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाला पहला और कारक होता है वातावरण। यानी कि वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे सपोज के लिए आप कक्षा में बैठे हो और आपका पंखा नहीं चलता हो तो आप गर्मी से परेशान रहेंगे, जिसमें आपको सीखना कष्टदायक हो सकता है। दूसरा, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्ति का स्वस्थ होना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, विषय वस्तु की प्रकृति, अर्थात विषय वस्तु कैसी है, कठिन है, सरल है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही बालक सीखता है।
चौथा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कहा जाता है कि अधिगम का सर्वोत्तम साधन है, यानी कि व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाए किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी लाभ या प्रोत्साहन के द्वारा व्यक्ति को कार्य कराने के लिए कहा जाए। नेक्स्ट, बालक के अधिगम में रुचि। अगला, मानसिक एवं शारीरिक थकान। अगला प्रभावित करने वाला कारक है अधिगम की विधियां। और लास्ट हमारा है आयु वर्ग, यानी कि व्यक्ति का आयु वर्ग भी उसके प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। अब हम बात करेंगे अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि अधिगम कहाँ से आरंभ होता है और कैसे चलता है। तो हम अधिगम की प्रक्रिया को देखेंगे। अधिगम की प्रक्रिया जो होती है, हम एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अभिप्रेरणा यानी कि अधिगम का प्रारंभ होता है, यानी कि व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिले किसी उद्दीपक के थ्रू, उद्देश्य के थ्रू या संप्रेषक के थ्रू। यह हमारा पहला घटक होता है और यह घटक मिलता है तो हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। अगर लक्ष्य का निर्धारण हो गया और उद्दीपक मिल गया कार्य करने के लिए, तो उसके लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। तब जब क्रिया मिल जाती है तो उसके सामने विभिन्न बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, और उस समस्याओं को सफल करते हुए यदि अनुक्रिया की जाए तो हमें लक्ष्य की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और यदि यह लक्ष्य मिल गया तो हम सकारात्मक पुनर्बलित हो जाते हैं और पुनः दूसरे कार्य में हम लग जाते हैं। अर्थात अधिगम की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं कि इसमें यही बताया गया है कि अधिगम जो होता है उद्दीपक के द्वारा या उद्देश्य या संप्रेषक के द्वारा क्या होता है, आरंभ होता है, जो एक निर्धारित लक्ष्य के लिए। और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो अनुक्रिया या प्रयास के माध्यम से समस्याओं को हल करते हुए हम सफल प्रयास करते हैं और सफल प्रयास के द्वारा ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो हमारे सकारात्मक पुनर्बलन को क्या करता है, अग्रसित करता है। और यह हमारी अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, परिपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, इसको आप देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं अधिगम के चरण, यानी कि स्टेप क्या है। अधिगम के चरण, मैंने जो हमने प्रक्रिया बताई वही अधिगम के क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। आप देख सकते हैं हमने इन 7 बातों को बताया कि अधिगम में पहला चरण होता है उद्दीपक, दूसरा लक्ष्य, तीसरा उद्दीपक में आने वाली बाधाएं, चौथा सफल प्रयास या अनेक प्रयास, एक सफल प्रयास के बाद अनुक्रिया, लक्ष्य की प्राप्ति, और लास्ट होता है सकारात्मक पुनर्बलन। यह हमारा जो होता है अधिगम की प्रक्रिया के चरण होते हैं और इन्हीं के द्वारा कोई भी अधिगम संभव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अधिगम के नियम क्या हैं। अधिगम के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। अधिगम का नियम आप जानते हैं, थॉर्नडाइक का अधिगम नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अधिगम के नियम में मुख्य 2 नियम होते हैं, एक हमारा होता है मुख्य नियम और दूसरा हमारा होता है गौण नियम। मुख्य नियम हमारे 3 हैं, आप देख सकते हैं हमारे मुख्य नियम कितने हैं, 3। पहला है तत्परता, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभ्यास। या हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। जबकि आप देख रहे हैं गौण नियम यानी कि सहायक नियम जो बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का नियम, और चौथा के बाद 5वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। दोस्तों, हम अभी आगे इस वीडियो में इसके बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में आगे। अब हम बात करेंगे अधिगम की प्रक्रिया के नियमों का जो प्रतिपादन किया, यानी कि हमने अभी बता दिया कि थॉर्नडाइक इसके प्रतिपादक थे। उन्होंने कुल 8 नियम दिए थे, जिसमें 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, पूछता है कभी कभी कि अधिगम के कुल नियम हैं, तो आप जवाब देंगे वहां पे 8। अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं, तो 3, और अधिगम के गौण नियम है कितने, तो 5। ध्यान दीजिएगा, इनमें क्लासिफिकेशन बार बार पूछ देता है, ऐसा यूपी टेट में या सी टेट के एग्जामों में, इस तरह से चीजें। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य नियम, यानी कि हमारे जो मुख्य नियम हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमने बात ऊपर कर ली है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। हम तत्परता को नियम को पढ़ेंगे, अभ्यास के 2 नियम में आते हैं, यानी कि उसको 2 खंडों में या 2 अवस्थाओं में बांटा जाएगा। वो क्या अवस्थाएं होंगी, उपयोगिता और अनुपयोगिता का नियम। जबकि प्रभाव में हम देखेंगे तो हमारा कार्य की प्रकृति, संतोष, असंतोष और आदर्श का नियम, यह मुख्य नियम में आते हैं। और जो प्रभाव के नियम है उनके अंतर्गत ये 4 अवस्थाएं या 4 कारक आते हैं। आइए बात करते हैं मुख्य नियम की शुरुआत करेंगे। मुख्य नियम की अब शुरुआत करते हैं। मुख्य नियम कहता है तत्परता का नियम, यानी कि जो पहला नियम है तत्परता का नियम कहता है कि यदि बालक की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति अधिक होती है
तो उसके अनुसार बालक के इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को सीखा जा सकता है, अर्थात कार्य करने में कोई कठिनाइयां नहीं आती हैं। अर्थात बालक जो होता है आंतरिक रूप से, ध्यान रखिएगा, आंतरिक रूप से यदि अभिप्रेरित होता है तो उसका सीखना संभव है और वह बहुत ही जल्दी चीजों को सीख लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास के नियम में। अभ्यास के नियम में हम बात करेंगे तो अभ्यास का नियम कहता है कि विषय वस्तु के कार्य के दोहराने पर आधारित होता है। यह बालक के रटने की प्रकृति बल देता है और ये दो भागों में बांटा गया है। अर्थात अभ्यास, जानते हैं आप, किसी भी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो यह हमारा अभ्यास का नियम होता है। लेकिन इसमें हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। हमारा पहला कंडीशन है उपयोगिता और दूसरा हमारा अनुपयोगिता। यानी कि उपयोगी होगा तो हम कार्यों को बार बार दोहरा के चीजों को सीखने का कार्य करेंगे, लेकिन अगर उपयोगी नहीं होगा तो हम कार्यों को करना पसंद नहीं करेंगे। यही उपयोगिता अनुपयोगिता का नियम होता है जो अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास के नियम के बाद बात आती है तत्परता के प्रभाव के नियम की। तो प्रभाव का नियम याद रखिएगा, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। बात आती है कि सकारात्मक और नकारात्मक होता है तो कार्य की प्रकृति कैसी है। कार्य की प्रकृति को हम देखते हैं तो कार्य की प्रकृति जो होती है उसकी अधिगम की मात्रा और उसकी क्षमता पे क्या करता है, निर्भर करता है। यदि किसी भी कार्य को करने की मात्रा और क्षमता को घटा देते हैं तो व्यक्ति कार्य करने के लिए क्या होता है, इच्छुक हो जाता है। अब बात आती है कि अगर बालक कार्य को करने के लिए इच्छुक हो गया है तो उससे उस सेटिस्फेक्शन और अनसेटिस्फेक्शन की बात आती है। यानी कि कार्य कर रहा है तो क्या उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या कहा जाए कार्य नहीं कर रहा है तो क्या उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इस तरह की अगर चीजें आती है तो वह संतोष के नियम और असंतोष के नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास के बाद उसी में आता है एक आदर्श का प्रभाव। यानी कि याद रखिएगा, बालक के अधिगम में आदर्श का होना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है कि वैसे तो प्रत्येक अवस्था में बालक अपने आदर्श का निर्धारण करता है, लेकिन किशोरावस्था बहुत ही तीव्र अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक राजनेता, फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, सामाजिक सुधार आदि को आदर्श मान लेता है और उसी के अनुसार अपने कार्य या व्यवहार को लागू करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे बालक होते हैं जो अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहते हैं, बहुत सारे बालक होते हैं जो सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहते हैं। तो क्या है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन क्या हुए, आपके आइडल हुए, आदर्श हुए, और उन्हीं के कदमों के या उन्हीं को बेस बनाते हुए चीजों को करते हैं अगर बालक, तो ये अभ्यास आदर्श का नियम कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारे गौण नियम की। ये तो हमके मुख्य नियम हो गए, हमारे अब गौण नियम में अब आते हैं। गौण नियम में हम बात करेंगे पहली विधि की। वह विधि आपकी कौन सी है, तो आपका बहु अनुक्रिया का नियम। आप जानते हैं इस अनुक्रिया के अंतर्गत बालक एक कार्य के प्रति या एक समस्या के प्रति अनेक प्रयास करता है और अनेक प्रयास के द्वारा अधिगम को सीख लेता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वही बात की गई है कि इसके द्वारा जब व्यक्ति जीवन में एक ऐसी समस्या आती है जो व्यक्ति के समस्या समाधान करने के लिए अनेक प्रयास करता है और उन्हीं प्रयासों से व्यक्ति अपने समस्या का क्या कर लेता है, समाधान कर लेता है। इसी प्रकार सेकेंड नियम आते हैं मानसिक स्थिति का नियम। यानी कि बालक की मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए। मानसिक शक्ति का प्रयोग करने के आधार पर ही किसी भी कार्य विषय वस्तु को सीखता है और यही हमारा सीखा जाता है, या यही हमारा क्या कहलाता है, मनोस्थिति या मनोवृत्ति का नियम भी इसे कहते हैं। याद रखेंगे, मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति या आपके दोनों एक ही नियम है। नेक्स्ट हम बात आते हैं तीसरे नियम के तरफ चलते हैं, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि किसी भी कार्य को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो उनसे हमारा अधिगम आसान हो जाता है और तब यही हमारा क्या कहलाता है, आंशिक क्रिया का नियम। देख सकते हैं हम यहाँ पे विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करने के लिए कहा जाता है, और यह जो विधि होती है विश्लेषणात्मक विधि होती है जो शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत, शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहज सदृश अनुक्रिया का नियम। सदृश अनुक्रिया का नियम कहता है कि इस नियम द्वारा व्यक्ति अनुभव पूर्व अनुभव को महत्व देता है। इस नियम के अनुसार बालक के जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो वह पूर्व की गई घटना या उन्हीं को आधार बनाते हुए चीजों को सीखता है और समस्या का समाधान कर पाता है।
इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट नियम हम बात करेंगे, पांचवा, सहचर स्थानांतरण का नियम। यानी कि इस नियम में हम बात करते हैं कि इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार जब जब व्यक्ति को लिए गए निर्धारित उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह अनुक्रिया समाप्त नहीं करता है, और वैसे ही व्यक्ति को उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है, यही हमारा व्यक्ति अनुक्रिया करना समाप्त कर देता है। तो ये हमारे अधिगम के मुख्य और गौण नियम थे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में आगे इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, यानी कि अधिगम के सिद्धांत क्या है। आप देख सकते हैं हमने एक टेबल बनाया है और इस टेबल में सिद्धांत, उनके प्रतिपादक, उनके अन्य नाम और किन किन पर प्रयोग किए गए हैं, यह पूरे इस टेबल के माध्यम से आपको दी जा रही है। सो दोस्तों, आप जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और हर एग्जाम में आपके शिक्षक टीचिंग से एग्जाम से संबंधित सारे एग्जामों में इनसे प्रश्न आएंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आइए बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत की। अधिगम के सिद्धांत में हमने पॉइंट 1 लिया है। आपका पहला है, पॉइंट 1 कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आप जानते हैं यह आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहलाता है, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसआर थियरी इसी को कहते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो आप जानते हैं इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, और इन्होंने प्रयोग किया था किस पे? बिल्ली पे। नेक्स्ट हम लेते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। किसने किया था? स्किनर ने किया था। इसे और किस नामों से जाना जाता है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत या आरएस थियरी। इनका जो प्रयोग था वो चूहे और क्या था? कबूतरों पे था। सो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आप जानते हैं इवान पावलोव का है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम लोग प्राचीन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह जो प्रयोग हो रहा था वो कुत्ते पे हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा चौथा सिद्धांत है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, जो आपके कोहलर ने किया था, जिनके साथी थे वर्दिमर और कोफक। इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग जो किया गया था वो बनमानुस पर किया गया था। बनमानुस का नाम क्या था? तो आपका सुल्तान नाम था। नेक्स्ट हम पांचवें सिद्धांत की बात करते हैं। पांचवा सिद्धांत कहता है कि अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बंडीउरा ने दिया था। यह प्रयोग जो हुआ था गुड़िया या जौकी पर हुआ था। पुनर्बलन का सिद्धांत नेक्स्ट है जो सीएम हॉल ने किया था। इसे प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं और ये चूहे पे किया गया था। अगला है हमारा उद्देश्यवादी अधिगम सिद्धांत, जिसको टॉलमैन की थियरी भी कहते हैं, जिसे सांकेतिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, और यह प्रयोग चूहे और बंदर पे किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रतिस्थापन सिद्धांत, जो आपके गुथेरी ने किया था। इसे स्थापित सिद्धांत भी कहते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा आपका अनुकरण सिद्धांत, और हमारा लास्ट सिद्धांत है वातावरणीय सिद्धांत, जिसको कोर्टलेविन ने दिया था। किसने दिया था? कोर्टलेविन ने दिया था। सो दोस्तों, ये अधिगम के हमने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लिया है, और इस महत्वपूर्ण सिद्धांतों के द्वारा ही अधिगम के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे अधिगम के सिद्धांत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपसे बात की किस किस चीज़ों की, तो आप देख सकते हैं हमने बात की आपसे अधिगम क्या है, अधिगम का शाब्दिक अर्थ की, परिभाषाओं के साथ प्रभावित करने वाले कारक, प्रक्रिया, चरण, नियम और सिद्धांत की। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि आपको इस चैनल के साथ जुड़ना चाहिए तो संकल्प क्लासेज रतनपुरा रसरा को सर्च करें, ताकि आपको ये लिंक मिले और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आइए, ये आपके अधिगम से संबंधित वीडियो थे।
सो आप देख सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही हो या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप किसी प्रकार का सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज रतनपुरा रसरा पर कमेंट करें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की, जिसमें पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कार्टलेविन, बाकी सभी सिद्धांतों का वर्णन हम आगे करेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।